कार एक्सीडेंट के बाद मुझे कोमा में भेजने वाली मेरी कोल्ड एक्स वाइफ मुझसे इस कदर प्यार करती थी। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मेरे लिए उसका अफेक्शन लेवल 100 था। लीजिए हम उठो। एक्सीडेंट के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे दिमाग में एक सिस्टम आ चुका था। मेरे बेस्ट फ्रेंड के सिर के ऊपर 85 लिखा था। मैं पूरी तरह शॉक में था। तभी वार्ड का डोर खुला और मेरी कोल्ड एक्स वाइफ शेन योचू, जिससे मेरा अभी अभी डिवोर्स हुआ था, अंदर आई। उसने कोल्डली एक फाइल मेरी तरफ फेंकी। मेरी नज़र उसके सिर के ऊपर चमकते नंबर्स पर गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। शेन्यूचू, अफेक्शन लेवल 100। क्या मजाक है अफेक्शन लेवल 100? और तुमने मुझसे डिवोर्स ले लिया? एक कान फाड़ देने वाली ब्रेक की आवाज ने उस शाम की शांति को चीर दिया था। क्रश। उस जोरदार टक्कर से मेरी पूरी दुनिया गोल गोल घूमने लगी। मेरा माथा स्टीयरिंग व्हील से जोर से टकराया। मेरी कॉन्शियसनेस अंधेरे में डूब रही थी और उस आखिरी सेकंड में मेरे दिमाग में जो चेहरा आया वो श्रेनियोचू का था। वही बर्फ जैसी ठंडी शक्ल। डैम इट, हमारे डिवोर्स को आधा साल हो चुका है फिर भी वही क्यों? लीजियांग, लीजियांग उठो। मेरे कानों में एक घबराई हुई आवाज गूंजने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। वो चुभने वाली वाइट लाइट मेरे सिर में दर्द कर रही थी। मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में। तुम गाड़ी चलाते हुए कैसे सो सकते हो? अगर एयरबैग्स नहीं होते तो तुम सीधा यमराज से मिल रहे होते। ये जानी पहचानी आवाज मेरे बेस्ट फ्रेंड सुयान की थी। उसके चेहरे पर अभी भी डर था और वो एक कॉटन स्वॉब से मेरे होठों को गीला कर रहा था। मैंने चारों तरफ देखा, ये सच में हॉस्पिटल का वार्ड था। मेरे सिर पर एक मोटी बैंडेज बंधी थी और रह रह कर दर्द उठ रहा था। मैं ठीक तो होना। डॉक्टर ने कहा है कि हल्का कंकशन है और कुछ टिश्यू डैमेज, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। सुयान ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाया। यार, शनयोचू से डिवोर्स हो गया तो हो गया। तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हारी जान ही निकल गई हो? उस नाम को सुनते ही मेरे सीने में एक दर्द सा उठा और मैं हमेशा की तरह चुप हो गया। ठीक उसी वक्त मेरी आंखों के सामने का नजारा अचानक अजीब तरीके से बदलने लगा। मैंने देखा कि सुयान के सिर के ऊपर बिना किसी वार्निंग के एक लाइन चमकने लगी। हल्के नीले रंग के नंबर्स और टेक्स्ट। सुयान, अफेक्शन लेवल 85, सॉलिड ब्रदर। मैंने जोर से पलके झपकाए। मुझे लगा ये कंकशन का कोई साइड इफेक्ट है या मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। क्या घूर रहे हो भाई? तुम्हारी आंखें तो फटी की फटी रह गई हैं। सुयान मेरी नजर से थोड़ा अजीब फील कर रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया और अपनी नजर बगल में खड़ी नर्स पर डाली जो मेरी ड्रेसिंग चेंज कर रही थी। तभी एक और वैसा ही इंफॉर्मेशन बॉक्स हवा में पॉप हुआ। नर्स जांग पिंग, अफेक्शन लेवल 60, फ्रेंडली स्ट्रेंजर। व्हाट द, मेरे मुंह से अंदर ही अंदर एक गाली निकल गई। मेरा पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। ये क्या सिचुएशन है? कोई चीट कोड? ये सब क्या हो रहा है? चीट कोड या कोई सिस्टम? एक कार एक्सीडेंट की वजह से मेरी लाइफ की स्क्रिप्ट एक डिप्रेसिंग लव स्टोरी से सीधे किसी फैंटेसी सिस्टम में बदल गई थी। मैं अभी इस झटके से बाहर भी नहीं आया था कि तभी वार्ड का दरवाजा चरमराते हुए खुला। एक बहुत जानी पहचानी ठंडी सी परफ्यूम की खुशबू कमरे में फैल गई। मेरे दिल को जैसे किसी अनदेखे हाथ ने कस कर पकड़ लिया। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। वो शिन योचू थी। उसने एक परफेक्टली फिटेड बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके लंबे बाल सलीके से पीछे बंधे थे, जिससे उसका खूबसूरत माथा और परफेक्ट कॉलर बोन नजर आ रहा था। उस हद से ज्यादा खूबसूरत चेहरे पर आज भी वही बर्फ जैसी ठंडी एक्सप्रेशन थी, जैसे उसे दुनिया की किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट ना हो। उसकी नजर मुझ पर पड़ी, इतनी शांत जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। होश आ गया? उसने पूछा। उसकी आवाज बिल्कुल उसकी तरह ही ठंडी थी, जिसमें कोई गर्माहट नहीं थी। मैंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी मेरी नजर सीधे उसके सिर के ऊपर जाकर अटक गई। वहां भी एक हल्का नीला इंफॉर्मेशन बॉक्स हवा में तैर रहा था। शन्योचू, अफेक्शन लेवल 100। एक सेकंड के लिए मेरा दिमाग पूरी तरह क्रैश हो गया। 100, अफेक्शन लेवल 100, और वो पीछे के 3 क्वेश्चन मार्क्स का क्या मतलब है? क्या सिस्टम को भी ये समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क्स दिखाकर अपना शौक जाहिर कर रहा है? मैं उस चुभने वाले 100 को घूरता रहा और फिर शेनयोचू के उस जमा देने वाले चेहरे को देखा। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी रियलिटी को जमीन पर पटक कर कुचला जा रहा है। तुम यहाँ कैसे? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने सूखे गले से आवाज निकाली। शिनयोचू ने बिना कुछ कहे अपने ब्रीफ केस से एक डॉक्यूमेंट निकाला और मेरे बेड के पास आकर उसे बेड साइड टेबल पर रख दिया। हमारी शादी के बाद की प्रॉपर्टी, उसका आखिरी हिस्सा अभी क्लियर नहीं हुआ था।
ये फाइनल अग्रीमेंट है, इसे देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो साइन कर देना। उसका टोन एकदम प्रोफेशनल था, जैसे हमारे बीच अब सिर्फ ये ठंडे बिजनेस रिलेशंस ही बचे हों। मेरे दिमाग में एक भूचाल सा आ गया। एक इंसान जिसका मेरे लिए अफेक्शन लेवल 100 है, वो ये एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल बेड पर पड़े होने पर इतनी ठंडी शक्ल बनाकर मुझसे प्रॉपर्टी डिवाइड करने आई है। क्या ये लॉजिकल है? क्या ये किसी भी एंगल से साइंटिफिक है? सुयान से ये सब देखा नहीं गया और वो भड़क उठा। शन योचू, ली जियांग अभी अभी होश में आया है, उसका सिर अभी भी घूम रहा है। क्या तुम उसके ठीक होने तक का वेट नहीं कर सकती थी? शन योचू की नजर जरा सी भी नहीं हिली। वो लगातार मुझे ही देख रही थी और उसने बहुत ही कामली कहा, जितनी जल्दी ये सॉल्व होगा उतनी जल्दी हम हिसाब क्लियर कर लेंगे। मुझे दोपहर में एक मीटिंग अटेंड करनी है, मेरे पास टाइम ही है। हिसाब क्लियर कर लेंगे, ये शब्द किसी सुई की तरह मेरे दिल में चुभ गए। मैं उसे देखता रहा, उसकी उन गहरी और शांत आंखों में मैं सिर्फ एक झलक ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उस 100 वाले नंबर से मैच करती हो। लेकिन नहीं, वहां कुछ नहीं था। सिर्फ कोल्डनेस, दूरी और एक ऐसी बेरुखी जो इंसान को मीलों दूर कर दे। क्या ये सिस्टम खराब हो चुका है या मेरा कंकशन इतना बुरा है कि मैं नंबर्स भी गलत पढ़ रहा हूँ? मैंने एक गहरी सांस ली और उसे टेस्ट करने का फैसला किया। ये अग्रीमेंट मैं अभी नहीं पढ़ सकता। मैंने अपने बैंडेज बंधे सिर की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने कहा है मुझे कंकशन है, मुझे हर चीज डबल दिखाई दे रही है। अगर मैंने टर्म्स गलत पढ़ लिए और अपना हिस्सा भी तुम्हारे नाम कर दिया तो क्या होगा? मैंने जानबूझकर एक बहुत ही कैजुअल और सार्कास्टिक टोन का इस्तेमाल किया। हमारी पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से मेरी ऐसी बातें सुनकर वो हमेशा इरिटेट हो जाती थी और उसकी भौहें और सिकुड़ जाती थी। लेकिन इस बार उसने सिर्फ 2 सेकंड के लिए मुझे शांति से देखा और फिर चुपचाप उस फाइल को वापस अपने बैग में रख लिया। तो फिर तुम्हारे ठीक होने का वेट करते हैं। इतना कहकर वो मुड़ी और जाने लगी। शुरू से लेकर आखिर तक उसके सिर के ऊपर चमकता वो लाल रंग का 100 एकदम स्टेडी था, किसी पहाड़ की तरह। उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया। मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। रुको, इससे पहले कि मेरा दिमाग प्रोसेस कर पाता मेरे मुंह से आवाज निकल गई। शन योचू ने अपने कदम रोक लिए, हल्का सा मुड़ी और एक सवालिया नजर से मुझे देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मैं उसके उस ठंडे साइड प्रोफाइल को देख रहा था और उसके सिर के ऊपर चमकते उस फायरी 100 को। एक अजीब सा पागलपन मेरे अंदर दौड़ गया। मैंने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी और हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। सुयान ने तुरंत रिएक्ट किया और पास रखा ग्लास उठाकर पानी लेने के लिए मुड़ा। तू रुक, मैं लाता हूं। उसे जाने दो, मैंने शेन योचू की तरफ इशारा किया नहीं, मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया और सू यान से कहा, तू बहुत क्लमजी है, अगर पानी गिरा दिया तो। सू यान वहीं जम गया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, भाई तेरा दिमाग सच में क्रैश हो गया है क्या? शेन योचू से पानी मंगवाना, ये तो किसी सूअर के पेड़ पर चढ़ने जितना इम्पॉसिबल था। डिवोर्स से पहले भी वो मुझसे कई बार लड़ चुकी थी क्योंकि मैं उसे एक नौकरानी की तरह ऑर्डर देता था। और अब तो हमारा डिवोर्स हो चुका है और मैं उससे ऐसी डिमांड कर रहा हूँ, ये तो सीधे मौत को दावत देना था। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने देखा कि शन योचू की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। हाँ, यही वो एक्सप्रेशन है, बहुत जाना पहचाना, जो मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देता था। लेकिन जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक ठंडी स्माइल देगी और पलट कर चली जाएगी या मुंह पर कहेगी क्या तुम्हारे खुद के हाथ नहीं है, तो वो बस कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही और फिर वो सच में मुड़ गई। उसने सुयान के हाथ से ग्लास लिया और बिना एक भी शब्द कहे पानी के डिस्पेंसर तक गई। पानी भरा, मुड़ी, वापस आई और ग्लास मेरे सामने कर दिया। ये पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ था और उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। मैं उसे बस घूरता रह गया। मेरा दिमाग एक बार फिर से हैंग हो चुका था। उसके सिर के ऊपर वो 100 अभी चमक रहा था और अब उसके बगल में एक छोटी सी लाइन भी फ्लोट कर रही थी, स्टेटस हार्ट एक, दर्द हार्ट एक। मैं पानी पीते पीते खांसने ही वाला था, तुम इसे हार्ट एक कहते हो। इस एक्सप्रेशन को देखकर कोई भी सोचेगा कि मैंने इसके 8 मिलियन कर्ज लिए हैं। थैंक्स, मैंने पानी का ग्लास लेते हुए धीरे से कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा हम कहा और फिर वहीं अपनी जगह पर खड़ी रही। ना कुछ बोली और ना ही वहां से गई। वार्ड के अंदर का माहौल अचानक से बहुत ऑकवर्ड हो गया। सुयान ने मेरी तरफ देखा, फिर उसकी तरफ देखा, अपना सिर खुजाया और एक बहाना ढूंढा। अरे हाँ, मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी अभी भी सड़क पर पार्क है, मैं उसे हटा कर आता हूँ, तुम लोग बात करो,
इतना कहकर वो वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों बचे थे। मैं पानी पी रहा था और कनखियों से उसे चुपचाप देख रहा था। वो बस वहां शांति से खड़ी थी, उसकी नजरें खिड़की के बाहर थीं, जैसे वो कोई नज़ारा देख रही हो या शायद कुछ भी नहीं देख रही हो। कंपनी में आजकल बहुत काम है क्या? मैंने चुप्पी तोड़ने के लिए पूछा। ठीक ठाक है, वो हमेशा की तरह कम शब्दों में बोली। वो प्रोजेक्ट मिल गया क्या? मिल गया, अच्छी बात है। बातचीत फिर से रुक गई। मुझे लग रहा था जैसे मैं इस अजीब से माहौल में पागल हो जाऊंगा। एक एक्स वाइफ जिसका अफेक्शन लेवल मेरे लिए 100 है, मेरे साथ एक ही कमरे में है, लेकिन एक अजनबी से भी ज्यादा कोल्ड बिहेव कर रही है। ये क्या है? कोई नए तरीके का टॉर्चर? ठीक उसी वक्त मेरे पेट से एक बहुत ही अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई। एक्सीडेंट से लेकर अब तक मैंने सच में एक निवाला तक नहीं खाया था। शेनयोचू की नजर आखिरकार खिड़की से हटी और मुझ पर आकर टिक गई। भूख लगी है, थोड़ी सी मैंने ईमानदारी से मान लिया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कि वो कहेगी भूख लगी है तो खुद फूड डिलीवरी ऑर्डर कर लो, लेकिन उसने अपना फोन निकाला और उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। कुछ सेकंड्स बाद उसने फोन नीचे रखा और मुझसे कहा, मैंने पॉरेज ऑर्डर कर दिया है, आधे घंटे में आ जाएगा। मैं हैरान रह गया। उसे कैसे पता कि मुझे पॉरेज ही खाना था? उसने मुझे एक ठंडी नजर से देखा और बोली, कंकशन वाले पेशेंट को पॉरेज नहीं तो क्या रोस्ट पोर्क खिलाऊं? इतना कहकर जैसे उसे लगा कि आज के लिए उसने अपने कोटे से ज्यादा बातें कर ली हैं, उसने पास रखी कुर्सी खींची और बैठ गई। वो वापस उसी साइलेंट आइसबर्ग में बदल गई। लेकिन उसके इस एक सेंटेंस ने मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। मैंने अपना फोन नीचे देखा और फूड डिलीवरी ऐप खोल लिया। मैं सर्च कर रहा था कि उसने किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया हुआ। जल्दी ही मेरी उंगलियां एक दुकान पर जाकर रुक गईं, जिसका नाम था मानशीन पॉरेज शॉप। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही छोटी सी दुकान थी जहां हम तब जाया करते थे जब हम साथ थे। ये दुकान बहुत छोटी थी और काफी छुपी हुई जगह पर थी, लेकिन वहां की मालकिन के हाथों में जादू था।